हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको इस वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, मैं पढ़ाने वाला हूं कि लक्ष्मीकांत जो 6th एडिशन है हमारी, उसके बारे में पढ़ाने वाला हूं कि एम लक्ष्मीकांत के बारे में। जो देखिए, इसको पढ़ने से पहले इसमें देखिए मैं पढ़ाने वाला हूं इसमें पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें जो पहला चैप्टर है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मैं बताऊँगा। तो देखिए, अगर आप लेकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की अगर हार्ड कॉपी है तो आपको बेस्ट रहेगा। तो देखिए, इसको देखने में पढ़ाने से पहले इसको आप अपना एक माइंड में बना चलेंगे। और अगर आपके पास कोई अगर हार्ड कॉपी है तो उसमें आप पेन या पेंसिल से या मार्कर से लेके इस पर आप अपना नोट्स ना बना के, इसमें देखिए नोट्स बनाने में देखिए लक्ष्मीकांत जो है बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। तो अगर नोट्स बनाते चलेंगे लक्ष्मीकांत को तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप अगर लक्ष्मीकांत को नोट्स बनाने की जगह पे आप उसको हाईलाइट कर लेंगे उस पॉइंट को, तो आपके लिए बेटर रहेगा और आपको उसको जैसे रिवीजन करने में आपकी मदद हेल्प करेगा कि आपको कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और उसको आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको देखिए, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन या 5th एडिशन की कोई भी बुक्स है तो उससे आप हेल्प मिलेगी, क्योंकि 6th एडिशन में कुछ चैप्टर नए हैं और कुछ चैप्टरों में अपडेट हुआ। तो मैं जो देखिए जो अपडेट है और जो नेक्स्ट चैप्टर तो मैं बताता रहूँगा। अगर आपके पास अगर बुक है तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट रहेगा कि आपको पॉइंट को समझने में और पॉइंट को नोट करने में। तो देखिए, अब मैं चालू करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला टॉपिक की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखिए दो तरह के रूल बताए गए हैं कि देखिए पहले जो था कंपनी रूल और क्राउन रूल। देखिए, कंपनी रूल जो था 1773 से लेकर 1858 तक था। फिर उसके बाद जो क्या आया क्राउन रूल। तो क्राउन रूल देखिए 1858 से लेकर 1947 तक था, क्योंकि देखिए कंपनी रूल जो आया था, देखिए जो सिपाही म्यूटनी हो गई थी 1857 में, उसके बाद से ये ब्रिटिश क्राउन जो रूल था वो कंपनी रूल से को हटा के ब्रिटिश क्राउन रूल ने डायरेक्ट इंडिया पे अपना कंट्रोल करने के लिए एक कुछ एक्ट और रूल्स लेके आया। तो देखिए ब्रिटिश इंडिया कब आया था। तो देखिए, ब्रिटिश कम टू इंडिया इन 1600 एज आ ट्रेडर। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो आए थे 1600 की स्टार्टिंग में, वो एज आ ट्रेडर कंपनी में आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने देखिए किसके थ्रू आए थे चार्टेड एक्ट के थ्रू जो किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी वो वहाँ की ब्रिटेन की रानी थी। उन्होंने इनको एज आ ट्रेडर मतलब मोनोपोली दिया था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली के तहत, एक चार्टर एक्ट के तहत उनको इंडिया के थ्रू भेजा था। फिर देखिए, जब इंडिया जब आए थे तो 1765 में कंपनी जो उसको क्या मिल गया था, उसको डिवाइन राइट मिल गए थे। मतलब कि वो ट्रेडिंग फंक्शन पूरा ऑपरेट के लिए ट्रेडिंग फंक्शन ऑपरेट कर सकती थी। डिवाइन राइट, देखिए डिवाइन राइट्स है क्या। डिवाइन राइट्स है कि राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। मतलब कि उनको राइट मिल गए थे रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के पे, और वो भी कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। तो देखिए उनका जो स्टार्टेड एज इस करियर एज आ टेरिटोरियल पावर। तो देखिए उनको एक टेरिटोरियल पावर की तरह उभरे। और इसके बाद देखिए ऐसा करते करते 1857 में क्या हो जाता है, सिपाही म्यूटनी हो जाता है। तो इसके बाद देखिए 1858 के बाद क्या आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन रूल आ जाता है। तो वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन रूल जो है कि ब्रिटिश डायरेक्ट अपने ऑफिसर्स के थ्रू इंडिया पे कंट्रोल करता है। तो देखिए जो क्राउन रूल जब आता है तो देखिए जो दी कंपनी रूल था 1773 से लेकर 1858 तक, तो कुछ रेगुलेशन एक्ट पास किए गए हैं कुछ पावर को मेंटेन करने के लिए, कुछ लोगों को मतलब कि कुछ मतलब एज आ मतलब आप मान सकते हैं कि कुछ अमेंडमेंट एक्ट लाए गए, कुछ मतलब जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए कुछ एक्ट लाते गए। तो उसके बाद देखिए जो क्राउन रूल आया उसके बाद 1947 में हमारा क्या हुआ, देश आज़ाद हो गया। तो देश आज़ाद होने के बाद देखिए इंडिपेंडेंस के बाद हमारे भारत को एक महसूस हुआ कि हमारे देश में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कि मतलब कि कुछ संविधान के थ्रू कुछ हो तो उसके थ्रू हम अपना देश चला सकें। तो उन्होंने इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था। तो देखिए जो उसके लागू करने के पहले 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी। तो
उसके बाद देखिए क्या हुआ है। फिर उसके बाद देखिए अब मैं बनाने वाला हूँ कि कंपनी रूल जो था 1773 से लेकर 1858 तक उस क्या था। देखिए उसमें सबसे पहले कौन सा एक्ट आया है, सबसे पहला एक्ट आया है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स जो थे, मतलब कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है उस पर कंट्रोल और रेगुलेशन करने के लिए। फिर इसके बाद उसमें जो दूसरा पॉइंट है कि इट रिकग्नाइज द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो देखिए इस टाइम कंपनी ने रिकग्नाइज किया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को। फिर उसके बाद इट लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फाउंडेशन रखा इसी एक्ट के थ्रू। तो देखिए फीचर क्या है, इस फीचर का एक्ट जो है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको उस पोस्ट को हटा के बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखिए इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे और इसमें सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने हैं। फिर इसके बाद इस बनने के बाद जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो मतलब कि जो गवर्नर थे बंगाल के अधीन आ गए, मतलब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो सब ऑर्डिनेट थे। अनलाइक विद द 3 प्रेसिडेंसी वर इन इंडिपेंडेंट ऑपरेट। पर देखिए पर जो तीनों प्रेसिडेंसीज जो थी अब इंडिपेंडेंट ना होकर अब एक मतलब कि किसके अधीन थी, अब गवर्नर जनरल बंगाल के अंदर आ गए थे। इस प्रोवाइड दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब इसी एक्ट के बाद में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहाँ पे, कलकत्ता में। तो अब देखिए इसमें जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें क्या था, इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जज हैं। फिर उन्होंने इस एक्ट के तहत उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इस प्रोविडेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन द प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट ऑफ ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। तो मतलब कि उन्होंने प्रोविडेड कर दिया कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं वो किसी भी तरीके का मतलब कि गिफ्ट्स और कोई भी ब्राइब, मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ें जो कंपनी के खिलाफ जा सके, मतलब कि जैसे कि कुछ बोल सकते हैं रिश्वत लेना और एज अ ब्राइब और कोई भी गिफ्ट के थ्रू एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इट स्टैंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखिए उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की न्यू रखी। तो इसमें देखिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है क्या, जो गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी थी जो रिपोर्ट करती थी रेवेन्यू और सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया के बारे में, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो उसका रेवेन्यू और सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे इंडिया के उसके बारे में रिपोर्ट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो देखिए 1781 जो था रेक्टिफाई जो 1723 में जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास दी एक्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट को दूसरे नाम से जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो देखिए इसके फीचर क्या क्या थे, इसके जो फीचर जो थे, जो गवर्नर जनरल और इसके काउंसिल थी वो जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द एक्ट डन बाई देम ऑफिशियल कैपेसिटीज। सिमिलरली इट आल्सो exempted the servant of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official accounts। तो देखिए जो गवर्नर जनरल और काउंसिल थे जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट डन बाई, इसके सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो कि काम करेंगे इस कंपनी के थ्रू, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर एंड द एक्शंस arising the collection of this revenue from jurisdiction of the Supreme Court। देखिए जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो जुरिडिक्शन से के अधीन नहीं आता था, उसको हटा दिया गया। फिर इसको एक पावर दी गई थी, इस प्रोवाइड दिस सुप्रीम कोर्ट वाज दे हैव द जुरिडिक्शन ओवर द ऑल इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता। इट आल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ।
मतलब कि इसमें पर्सनल लॉ लाया गया, जैसे कि हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू हिंदूज लॉ एंड मुस्लिम वर ट्राइड टू अकॉर्डिंग टू द मोमडन लॉ। तो इसके तहत देखिए सुप्रीम कोर्ट के तहत क्या लाया गया था, हिंदू के लिए हिंदू लॉ लाया गया, फिर और मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ, मतलब कि मोमडन लॉ। It let down the appeals from the provisional court could be taken to the Governor General in Council and not to the Supreme Court. It let down the appeal from the provincial court. तो क्या जिसके बाद लास्ट है, it empowered the Governor General in Council to frame regulation for the provincial court and council। तो देखिए जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे, इनको एम्पावर कर दिया गया कि इन जो रेगुलेशन कर सकते हैं प्रोविंशियल कोड और काउंसिल बनाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ये दूसरा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है जो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे बता देता हूँ। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के द्वारा। तो इसलिए इस एक्ट का नाम क्या कर दिया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखिए मैं इसके बारे में फीचर बताता हूँ कि इसका फीचर्स क्या हैं। इस डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। देखिए इस एक्ट के थ्रू जो पॉलिटिकल फंक्शन थे और कमर्शियल फंक्शन थे इसको अलग अलग कर दिया गया। फिर इसके बाद कोड ऑफ डायरेक्टर को मैनेज करने, कोड ऑफ डायरेक्टर जो थे अब उनको क्या मैनेज करना होगा, अब वो मैनेज करेंगे कमर्शियल अफेयर के पर। इसमें एक नई बॉडी और उन्होंने फॉर्म की गई है। उन्होंने कौन सी बॉडी फॉर्म की है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज दी पॉलिटिकल अफेयर। तो देखिए ये जो थी उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था डबल गवर्नमेंट को। तो इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि इट्स एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल दी ऑपरेशन। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसने सुपरवाइज और डायरेक्ट ऑल दी ऑपरेशन ऑफ दी रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। मतलब कि जो ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया में थे उनका रेवेन्यू क्या कलेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। और 10 एक्ट सर्टिफिकेट 2 रीजन्स, इस देखिए 2 रीजन थे। एक फर्स्ट था कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल ब्रिटिश पोसेशन। तो मतलब पहला जो था ब्रिटिश पोसेशन के नाम से जाना जाएगा, पोसेशन इन इंडिया। और सेकंड था ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फिर इसके बाद एक्ट ऑफ 1786 आया। ये इस एक्ट के तहत कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं था, पर इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अपॉइंटमेंट किया था उन्होंने शर्तें रखी थी कुछ। तो उन्होंने रखा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि ही शुड बी गिवन द पावर द ओवर राइड डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केसेस। ही वुड, मतलब कि उनको पावर दी गई थी ओवर राइड करने के लिए कि कुछ डिसीजन पे, और ही वुड बी और वो जो होंगे कमांडर इन चीफ होंगे। अकॉर्डिंग टू एक्ट 1786 वाज, जो 1786 है जो इनेक्टेड मेक दो बोर्ड दी प्रोविजन्स, मतलब कि जो दोनों प्रोविज़न है 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दिए गए थे। तो देखिए फिर इसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो देखिए जो चार्टर एक्ट आया था 1793, जो इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, मतलब कि जो 1786 आया उसी के बाद में चार्टर एक्ट लाया गया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जो उनको एक और पावर एक्सटेंड, उनकी पावर को और बढ़ाया गया। जो काउंसिल थी ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी, मतलब कि उसको जो काउंसिल के लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर दी हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर एंड द गवर्नर प्रेसिडेंसी। इट गवर्नर जनरल मोर पावर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास, मतलब कि जो गवर्नर जनरल थे उसको और पावर दी गई। जो उसके सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी थे बॉम्बे एंड मद्रास, इनको भी। फिर इस एक्सटेंडेड दी स्टेट मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया द अनदर पीरियड ऑफ द 20 ईयर। इसी मतलब इस चार्टर एक्ट के तहत जो मोनोपोली जो दी गई थी चार्टर एक्ट के तहत, तो उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इट प्रोवाइड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। मतलब इस तरह के मतलब कि कहने का मतलब है कि जो कमांडर इन चीफ है वो मेंबर नहीं होगा
काउंसिल का, जब तक वो गवर्नर जनरल काउंसिल का जब तक वो अपॉइंटेड हैं। किस पद पे? कमांडर इन चीफ पास पे। फिर देखिए, इट लेट डाउन द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हैंस फोर्थ टू बी पेड टू इंडियन रेवेन्यू। तो मतलब कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो स्टाफ है और जो भी खर्च हो रहा है उसका जो भी भार होगा वो कहाँ से दिया जाएगा? इंडियन रेवेन्यू के थ्रू से दिया जाएगा। फिर इसके बाद एक्ट आया है चार्टर्ड एक्ट 1813। तो देखिए 1813 में क्या फीचर है? इस देखिए जो इसमें जो मोनोपोली था, जो कि किस तरह से ट्रेड करना है भारत के अंदर, तो देखिए 1793 में आया था, तो 20 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया था। तो इसके बाद देखिए 20 साल बाद जस्ट 1813 में एक दूसरा एक्ट चार्टर्ड एक्ट आया कि उनके जो मोनोपोली थी कंपनी की इन इंडिया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। केवल इंडिया में ट्रेड कर दिया। क्या ट्रेड कर सकते हैं ये? ब्रिटिश मर्चेंट हाउएवर कंटिन्यू दी मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड ओनली टी एंड ट्रेड विद चाइना। मतलब कि केवल वे पूरी तरह से अबॉलिश नहीं था, केवल वो टी पे मोनोपोली थी और जो ट्रेड विद चाइना था वो उसका मोनोपोली भी उनके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। फिर इसके बाद इट एसेस द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। मतलब जो ब्रिटिश क्राउन जो कंपनी है वो अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहेगी। और इट अलाउ दी क्रिश्चियन थे मिशनरीज टू कम इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। मतलब कि वे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंडिया भारत आ सकते थे पर्पस ऑफ दी अपना धर्म का प्रसार करने के लिए। फिर इट प्रोवाइड फॉर स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटोरियल इन इंडिया। तो देखिए इसके बाद क्या बोला गया? इट प्रोवाइड स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। मतलब कि जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसका प्रसार भी करने के लिए ब्रिटिश इंडिया के थ्रू मतलब कि बताया गया कि ब्रिटिश इंडिया के जो टेरिटरीज हैं, मतलब कि भारत के अंदर जो भी ब्रिटिश मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाँ पर राज था वहाँ पर ब्रिटिश एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा कि वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर लाया जाएगा। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन द इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सन, दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग। तो देखिए फिर उसके बाद इसी में लोकल गवर्नमेंट को एक पावर दी गई कि वे जो वहाँ के लोग हैं उन पर टैक्स लगा सकती है और उनसे रेवेन्यू वसूल कर सकती है, और साथ ही साथ जो टैक्स नहीं दे पाते हैं या कुछ पनिश वो उसके थ्रू वो पनिशमेंट भी मतलब कि उन्हें पनिश भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आया चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। तो देखिए ये लास्ट चार्टर्ड एक्ट था कि वो सेंट्रलाइजेशन तो ब्रिटिश इंडिया मतलब सेंट्रलाइजेशन करना था ब्रिटिश इंडिया के, ये लास्ट चार्टर्ड एक्ट था जिसके थ्रू पूरा सेंट्रलाइज कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो देखिए इसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल बंगाल था इसको पद को हटा के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो इसके अंदर जो पावर आ गई हैं सिविल और मिलिट्री पावर के तहत इसके अंदर पावर हैं। Thus the act of create of the first time governor of India having authority over the entire territorial area processed by British in India, Lord William Bentinck was the first governor general। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। जो सेकंड जो पॉइंट जो है, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड द मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। मतलब कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास हैं उनको लेजिस्लेटिव पावर दी गई और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन दी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। और इनको जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इनको एक्सक्लूसिव पावर इनके अंदर थी। और द लॉ मेड अंडर दी प्रीवियस एक्ट वर कॉल रेगुलेशन वाइल लॉ मेड अंडर द एक्ट वर कॉल एक्ट्स। तो मतलब कि जो लॉ बनाए गए थे उसे कहा गया है रेगुलेशन, और जो लॉ बनाए गए हैं वो किसके जो एक्ट के तहत बनाए गए उसे बोला गया है एक्ट्स। तो इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकम द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो कमर्शियल बॉडी ना रह के आप मतलब कि शुद्ध अब वो शासकीय मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। और इसके बाद देखिए और जो कंपनी टेरिटरी वर कॉल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी।
इज हाईएस्ट ऑफ सक्सेसर। तो जो अब इनके जो गवर्नर जो थे उनने बोला जाएगा मैजेस्टी। तो जो चार्टर एक्ट 1833 है, इट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सिस्टम टू ऑफ ओपन कंपटीशन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड द इंडियंस शुड नॉट बी डिबरेट फ्रॉम दी होल्डिंग एंड एनी प्लेस ऑफ ऑफिस। तो देखिए इस एक्ट के तहत उन्होंने बोला गया था पहली बार कि जो सिविल सर्वेंट के लिए जो कंपटीशन है उसमें आप भारत के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। उनको किसी भी जो भारत में किसी भी ऑफिस में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता। पर देखिए इसमें हुआ क्या, जो कोर ऑफ डायरेक्टर थे इसका विरोध किया। तो उसके तहत जो लाना था कि सिविल सर्वेंट एक्ट जो मतलब कि जो इंडियंस थे उनको अब कभी तक ये राइट नहीं दिए गए, मतलब कि उनके कोड ऑफ डायरेक्टर के अपोजिशन के बाद में। तो ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि देखिए इसके बाद आया था चार्टर एक्ट 1853। तो देखिए ये जो है लास्ट है। इसके बाद भी इसके जो नेक्स्ट एक्ट आएगा वह क्राउन रूल के अंतर्गत आएगा। जो उसके बाद देखिए 1857 में क्या हो जाता है, सिपाही मीटिंग। तो ये देखिए ये हम जो पढ़ रहे हैं ये किसके अंतर्गत पढ़े थे, हमने पढ़े थे कंपनी रूल। जो कंपनी रूल के जो चार्टर एक्ट हैं वो हम बता रहे हैं। कंपनी रूल के अंदर 17 की कब से 1773 से लेकर 1858 तक जो रूल था। तो देखिए अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि क्राउन रूल का 1858 से लेकर 1947 तक कैसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें जो बना था फर्स्ट इंटरिम क्या, इसके जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि उसका खाका कैसे तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 1946 में, इसके इंटरिम गवर्नमेंट कैसे थे, और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 में क्या क्या वो था, और मतलब कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन मेंबर थे और उनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था। तो देखिए अब इसमें चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस वॉज लास्ट सर्विस ऑफ चार्टर एक्ट पास ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 and 1853. इट वॉज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। देखिए इसमें फीचर्स क्या क्या थे। इट सेपरेट द फर्स्ट टाइम इसमें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे उसको अलग अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल काउंसिल है इसमें जो पहले क्या थे 4 मेंबर थे, अब कितने मेंबर हो गए हैं 6 मेंबर। जो 6 न्यू मेंबर कॉल दी लेजिस्लेटिव काउंसिल टू काउंसिल। इन अदर वर्ड्स establish a separate governor general legislative council which came to known as Indian Legislative Council. This council being two of the council function as a mini parliament। मतलब कि जो काउंसिल जो बनाई गई थी ये गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत तो थी, पर इसे बोलते थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, और इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोल सकते थे। कि जो 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 जैसे कि एक कुछ रूल्स बनते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू बनाते थे वो यहाँ पर प्रोसेस कर सकते थे। और फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड इस स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशली मशीनरीज एंड स्पेशल प्रोसेसेस। तो इसके बाद देखिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट एंड द कन्वर्टेड सिविल सर्विसेज was thrown open the Indians also according to मैकॉले कमेटी। मतलब कि मैकॉले कमेटी के थ्रू मतलब जो कमेटी थी ये बनी किस पे थी, कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्वेंट वाज अपॉइंटेड इन 1854। तो देखिए 1854 से जो सिविल सर्वेंट मतलब 1833 में जो उन्होंने पर्पस डाला था चार्टर एक्ट के तहत, तो वो अब उन्होंने बोला कि 1853 के थ्रू अब जो मैकॉले आए, मैकॉले कमेटी ने जो 1854 में जो अपॉइंट हुई थी उन्होंने बताया कि कंपटीशन सिस्टम वो सिलेक्शन प्रोसीजर है जो सिविल सर्वेंट के लिए वो इंडियन के लिए भी लागू किया जाए। और इन्होंने कंपनी के रूल को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया उन्होंने, और उनको अलाउ किया गया पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी और थर्स टू ब्रिटिश टाउन, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। बस देखिए कंपनी रूल को आगे बढ़ाया गया पर इसको कभी स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि ये ब्रिटिश रूल के तहत कि उन्हें कब ख़त्म किया जाएगा। तो देखिए कि अनलाइक द प्रीवियस चार्टर एक्ट दिस वाज क्लियर इंडिकेशन दैट कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम ऑफ द पार्लियामेंट लाइक।
तो मतलब कि जो ये रूल लाया गया था 1853 का, तो मतलब कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो कंपनी रूल को कभी भी समाप्त कर सकती है, ऐसा इंडिकेशन दिया गया। तो फर्स्ट टाइम लोकल जो मतलब कि बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन था इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 6 न्यू मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। इसमें से 4 मेंबर जो अपॉइंट किए गए लोकल प्रोविंशियल थे, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बंगाल और आगरा से। मतलब कि कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। मतलब कि बोल सकते हैं MBBA। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो 1853 ये जो MBBA के तहत या MBBA। तो देखिए अब मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो पर, जो हम पढ़ाने वाले हैं पढ़ेंगे कि क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक जो था उसके बारे में। फिर इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या कमेटी बैठी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ऐसे ही देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, देखिए ये वीडियो जो बनाया है तो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल करेगा, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में, आपको इजी से समझने में, और कुछ नए जो कुछ भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रह सकते रहे आकाशदीप के साथ। थैंक यू।